ज्ञान की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल और आज हम किताबों की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। तो आइए मिलकर सीखते हैं कुछ नया। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं, ये ब्लॉग खोजें। ज्ञान की यात्रा। ज्ञान की यात्रा एक ब्लॉग है जो पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की प्रेरक दुनिया में ले जाता है। इसमें पुस्तकों के सार, जीवन दर्शन, व्यवहारिक ज्ञान और रोजमर्रा की समझ को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। ये ब्लॉग जिज्ञासा बढ़ाने, सोच को गहरा करने और ज्ञान को जीवन में उतारने की दिशा में एक सार्थक कदम है। पैट्रियट एलेक्सी नोवाल्नी, हिंदी बुक समरी, किताब का सारांश, लिंक पाएं फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल, दूसरे ऐप, फरवरी 5, 2026। प्रस्तावना: कैद से कही गई एक कहानी। नवलनी अपने संस्मरण की शुरुआत एक रूसी दंड कॉलोनी की कठोर सीमाओं से करते हैं। शुरुआत नाटकीय नहीं है, यह तथ्यात्मक, लगभग शांत है। वह ठंड, दिनचर्या, मौन के बारे में लिखते हैं और फिर इसकी तुलना बाहरी दुनिया के शोर से करते हैं, जहां उनका नाम प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। प्रस्तावना पुस्तक का दार्शनिक स्वर निर्धारित करती है। नवलनी दया जगाने के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो अपनी स्वायत्तता का दावा करने के लिए लिख रहे हैं। वो अपने जीवन को जानबूझकर किए गए विकल्पों की एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे विकल्प जिन्होंने उन्हें भय, भ्रष्टाचार और झूठ पर निर्मित एक व्यवस्था का सामना करने के लिए प्रेरित किया। वो अपनी स्थिति की बेतुकीपन को भी स्वीकार करते हैं। भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए कैद किया गया एक व्यक्ति एक संस्मरण लिख रहा है जिसे राज्य कभी अस्तित्व में नहीं देखना चाहता। दमन और अवज्ञा के बीच यह तनाव पुस्तक की भावनात्मक रीढ़ बन जाता है। अध्याय 1, एक ऐसे देश में बचपन जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। नवलनी का बचपन सोवियत सैन्य कस्बों में बीता, जहां उनके माता-पिता सशस्त्र बलों में कार्यरत थे। वे सोवियत युग के उत्तरार्ध के जीवन का एक जीवंत चित्रण प्रस्तुत करते हैं। नियमित दिनचर्या, सामुदायिक अपार्टमेंट, प्रचार पोस्टर, उन वयस्कों का शांत त्याग जो अब व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। वे सोवियत जीवन के विरोधाभासों को याद करते हैं, एक महान राष्ट्र का हिस्सा होने का गर्व और अभाव तथा नौकरशाही की दैनिक परेशानियां। ये अध्याय भावुकता से भरा नहीं है, ये अवलोकन पर आधारित है। नवलनी बताते हैं कि बच्चे सत्य को बोलने से बहुत पहले ही आत्मसात कर लेते हैं। उन्होंने देखा कि नियम मनमाने थे, सत्ता पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता था और लोग दिखावा करके जीना सीख लेते थे। इन शुरुआती अनुभवों ने उनके बाद के संशयवाद के बीज बो दिए। वे व्यवस्था के भीतर पले बढ़े, लेकिन कभी भी पूरी तरह से इसके सदस्य नहीं बन पाए। अध्याय 2, 1990 का दशक, स्वतंत्रता, अराजकता और निराशावाद का जन्म। सोवियत संघ के पतन ने नवलनी को विरोधाभासों से भरी एक अथाह दुनिया में धकेल दिया। अचानक सब कुछ संभव हो गया और कुछ भी स्थिर नहीं रहा। वे लिखते हैं, छोटे व्यवसायों का विस्फोट, कुलीन वर्गों का उदय, प्रारंभिक पूंजीवादी युग की अराजकता, सुधार के वादों से धोखा महसूस करने वाले आम लोगों की निराशा। नवलनी ने स्वयं उद्यमिता और कानून के क्षेत्र में प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि कैसे भ्रष्टाचार नई अर्थव्यवस्था के हर कोने में फैल गया था। ये अध्याय महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि नवलनी भ्रष्टाचार के प्रति इतने जुनूनी क्यों हो गए। उन्होंने देखा कि कैसे एक छोटा सा अभिजात वर्ग देश की संपत्ति पर कब्जा कर लेता है, जबकि लाखों लोग संघर्ष करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि कैसे संस्थाएं खोखली हो गईं और कैसे सत्ता ही एकमात्र मुद्रा बन गई जिसका कोई महत्व नहीं रह गया था। 1990 के दशक ने उन्हें कट्टरपंथी नहीं बनाया, बल्कि उस समस्या को स्पष्ट किया जिससे लड़ने में उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। अध्याय 3, चुप्पी के विरुद्ध हथियार के रूप में इंटरनेट। ब्लॉगिंग की शक्ति का पता चलने पर नवलनी की राजनीतिक जागरूकता में तेजी आती है। वो इस सरकारी कंपनियों में भ्रष्टाचार के बारे में पोस्ट करना शुरू करते हैं और धोखाधड़ी को उजागर करने के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध दस्तावेजों का उपयोग स्विस करते हैं। उनका लेखन तीक्ष्ण, हास्यपूर्ण और निडर है। वे एक ऐसी शैली विकसित करते हैं जिसे नवलनी फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। खुले स्रोतों से प्राप्त डेटा का उपयोग करके जांच करें, जटिल योजनाओं को सरल बनाकर समझने योग्य कहानियों में तब्दील करें, सबूतों के साथ कुकर्मों का पर्दाफाश करें, पारदर्शिता के माध्यम से लोगों को संगठित करें। यह अध्याय उस क्षण को दर्शाता है जब नवलनी को एहसास होता है कि इंटरनेट राज्य नियंत्रित मीडिया को दरकिनार कर सकता है। उनका ब्लॉग एक डिजिटल गुप्त सूचना का स्रोत बन जाता है,
एक आधुनिक भूमिगत प्रेस उनके लिए एक वायरल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसे देश में सीधी साधी भाषा में बोलते हैं जो घुमा फिराकर बोलने का आदी है। यह नवल्नी के विद्रोही के रूप में उदय का समय है। अध्याय 4 भ्रष्टाचार विरोधी नींव FBK का निर्माण। नवल्नी ने भ्रष्टाचार विरोधी फाउंडेशन FBK की स्थापना करके अपने सक्रियतावाद को औपचारिक रूप दिया। उन्होंने संगठन के शुरुआती दिनों का वर्णन किया। युवा आदर्शवादियों की एक छोटी टीम, सस्ते डेस्क पर लैपटॉप, देर रात की जांच, सत्ता के छिपे हुए नेटवर्क को उजागर करने का रोमांच। FBK एक घटना बन जाता है। उनकी जांच से पता चलता है महल, नौकाएं, अपतटीय खाते, शेल कंपनियां, जनता की सेवा करने का दावा करने वाले अधिकारियों की विलासितापूर्ण जीवन शैली। नवल्नी का तर्क है कि भ्रष्टाचार रूसी व्यवस्था की खामी नहीं है, बल्कि यह व्यवस्था ही है। यह अध्याय किसी राजनीतिक थ्रिलर की तरह लगता है, लेकिन ये गहन शोध पर आधारित है। नवल्नी बताते हैं कि कैसे भ्रष्टाचार शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग है, कैसे वफादारी खरीदी जाती है और कैसे आपसी निर्भरता के जाल के जरिए सत्ता कायम रखी जाती है। FBK के वीडियो सांस्कृतिक कार्यक्रम बन जाते हैं, जिन्हें लाखों लोग देखते हैं। नवल्नी रूस में विपक्ष के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाते हैं। अध्याय 5 चुनाव, विरोध प्रदर्शन और दमन की संरचना। नवल्नी ने चुनाव लड़ने का प्रयास किया, पहले मॉस्को के मेयर पद के लिए, फिर राष्ट्रपति पद के लिए। उन्होंने दमनकारी तंत्र का भयावह स्पष्टता से वर्णन किया। मनगढ़ंत आपराधिक मामले, अभियानों को बाधित करने के लिए समयबद्ध गिरफ्तारियां, निगरानी बदनामी अभियान, उसे बाहर करने के लिए बनाई गई नौकरशाही बाधाएं। फिर भी वह उस आशा के बारे में भी लिखते हैं जो उन्होंने देखी। युवा स्वयंसेवक भीड़ उसका नाम जप रही है, उन लोगों की ऊर्जा जो मानते थे कि बदलाव संभव है। यह अध्याय प्रेरणादायक होने के साथ साथ गंभीर भी है। नवल्नी बताते हैं कि कैसे अधिनायकवाद खुद को बदलता है, कैसे यह वास्तविक विकल्पों की कमी को छुपाने के लिए डेमोक्रेसी का दिखावा करता है। वे सक्रियता के भावनात्मक बोझ पर भी विचार करते हैं, थकावट, भय और निरंतर अनिश्चितता। लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि यह संघर्ष सार्थक है, क्योंकि इसका विकल्प चुप्पी कहीं अधिक बुरा है। अध्याय 6 जहर कांड, मौत से सामना। अध्याय 7 अपनी ही हत्या के प्रयास की जांच। ये पुस्तक का भावनात्मक सार है। नवाल्नी ने 2020 में हुए हत्या के प्रयास का वर्णन भय और व्यंग्य के मिश्रण के साथ किया है। उन्होंने बताया है, विमान में अचानक हुई बीमारी, पतन, कोमा, उनके परिवार और सहयोगियों के उन्मत्त प्रयास, जर्मनी के एक अस्पताल में जागने का अवास्तविक अनुभव। वो अपनी ही सरकार द्वारा नर्व एजेंट से जहर दिए जाने की बेतुकी घटना के बारे में लिखते हैं, लेकिन वो खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने से इनकार करते हैं। इसके बजाय वो इस घटना को इस बात के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि उनका काम महत्वपूर्ण था, कि वो झूठ पर आधारित शासन के लिए खतरा बन गए थे। ये अध्याय दिल को छू लेने वाला, पीड़ादायक और अप्रत्याशित रूप से प्रेरणादायक है। नवाल्नी का लचीलापन हर पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से झलकता है। ठीक होने के बाद नवाल्नी खोजी पत्रकारों के साथ मिलकर उस FSB टीम का पर्दाफाश करते हैं जिसने उन्हें जहर दिया था। ये अध्याय किसी जासूसी उपन्यास की तरह लगता है। फोन रिकॉर्ड, उड़ान सूची, गुप्त कॉल, वो अप्रसिद्ध क्षण जब एक FSB एजेंट ने रिकॉर्ड की गई कॉल पर कबूल किया। नवाल्नी ने साहस और सटीकता के साथ हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। उनका तर्क है कि सत्तावादी शासन गोपनीयता पर निर्भर करते हैं और सच्चाई को उजागर करना ही प्रतिरोध का सबसे शक्तिशाली रूप है। ये अध्याय खोजी पत्रकारिता की शक्ति और खतरे के बावजूद सच्चाई की खोज करने वालों के साहस का प्रमाण है। अध्याय 8 रूस वापसी, एक नैतिक निर्णय। अध्याय 9 जेल, एक नया मोर्चा। गिरफ्तारी का खतरा जानते हुए भी नवल्नी ने मॉस्को लौटने का फैसला किया। उन्होंने इसके बारे में लिखा, आंतरिक बहस, डर, कर्तव्य की भावना, अपने परिवार को भावुक विदाई, हवाई अड्डे का दृश्य नैतिक साहस का एक निर्णायक क्षण बन जाता है। समर्थक इकट्ठा होते हैं, पुलिस में हलचल मच जाती है। नवल्नी अनिश्चितता की राह पर कदम रखते हैं। वे इसलिए नहीं लौटते क्योंकि उन्हें जीत की उम्मीद है, बल्कि इसलिए लौटते हैं क्योंकि वे अपने देश को भय के हवाले नहीं करना चाहते। यह अध्याय पुस्तक के शीर्षक देशभक्त के सार को दर्शाता है। नवल्नी के लिए देशभक्ति राज्य के प्रति वफादारी नहीं, बल्कि जनता के प्रति वफादारी है। नवल्नी ने एक दंड कॉलोनी में जीवन का बेहद सजीव वर्णन किया है। एक रास्ता, मनोवैज्ञानिक दबाव, छोटी-मोटी अपमानजनक बातें, उसके मनोबल को तोड़ने के प्रयास। फिर भी वो मानवता के अप्रत्याशित क्षणों के बारे में भी लिखते हैं।
कैदियों के साथ बातचीत, दयालुता के छोटे छोटे कार्य, मानसिक रूप से मजबूत रहने के लिए वो जिस अनुशासन का उपयोग करता है, वो स्वतंत्रता के स्वरूप पर विचार करते हैं कि कैसे यह सलाखों के पीछे भी मौजूद रह सकती है। यह अध्याय दार्शनिक, आत्मनिरीक्षणात्मक और गहन मानवीय है। नवलनी जेल को अपने जीवन की पहचान नहीं बनने देते, इसके बजाय वो इसे चिंतन और प्रतिरोध के लिए एक मंच में बदल देते हैं। अध्याय 10 पत्र, आशा और भविष्य। अंतिम अध्याय चिंतनशील और भविष्योन्मुखी है। नवलनी अपने समर्थकों से प्राप्त पत्रों, अपने मामले पर वैश्विक ध्यान और इस विश्वास के बारे में लिखते हैं कि सत्तावादी शासन व्यवस्थाएं जितनी दिखती हैं उससे कहीं अधिक कमजोर होती हैं। वे तर्क देते हैं कि भ्रष्टाचार अंततः टिकाऊ नहीं है, भय हमेशा के लिए शासन नहीं कर सकता और परिवर्तन अक्सर वर्षों की स्थिरता के बाद अचानक आता है। पुस्तक निराशा के साथ नहीं बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ समाप्त होती है। एक स्वतंत्र रूस के लिए संघर्ष किसी एक व्यक्ति से कहीं बड़ा है और सत्ता से कहीं अधिक समय तक कायम रहता है। आपके ब्लॉग के लिए समापन विचार। पैट्रियट महज एक संस्मरण नहीं है, यह प्रतिरोध का दस्तावेजीकरण है, साहस का अध्ययन है और एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो अपनी गरिमा को त्यागने से इनकार करता है। इस अध्यायवार सारांश में आपके पाठक आधुनिक रूस के संघर्ष को प्रतिबिंबित करने वाली एक कथानात्मक संरचना पाएंगे। पतन से भ्रष्टाचार तक, जागृति से दमन तक, भय से विद्रोह तक। यह एक व्यक्ति की कहानी है, लेकिन साथ ही एक ऐसे राष्ट्र की भी कहानी है जो अपने नैतिक दिशा निर्देश की तलाश में है। लिंक पाएं, फेसबुक, एक्स, पिंटरेस्ट, ईमेल, दूसरे ऐप। टिप्पणी, एक टिप्पणी भेजें। टिप्पणी करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके गूगल खाते से साइन इन करें। गूगल खाते से साइन इन करें। इस रूप में टिप्पणी करें। प्रोफाइल चुनें, गूगल खाता, बदलाव करें। टिप्पणी डालें, प्रकाशित करें। ब्लॉगर द्वारा संचालित। माइकल एल्कनचे थीम चित्र। प्रफुल्ल शर्मा। प्रफुल्ल आजीवन सीखने के प्रति समर्पित हैं, पढ़ने का आनंद लेते हैं और विकास और आत्मखोज को प्रेरित करने की क्षमता के लिए कहानी कहने को महत्व देते हैं। जिज्ञासा से प्रेरित होकर प्रफुल्ल क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, उत्पादकता, व्यवसाय, संचार, व्यवहार, अनुशासन, संबंध, दर्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, स्वसहायता, नेतृत्व, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन सहित कई विषयों का पता लगाते हैं। व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और विचारशील प्रतिबिंब साझा करके प्रफुल्ल दूसरों को आलोचनात्मक रूप से सोचने, अपनी क्षमता विकसित करने और ज्ञान को सार्थक कार्रवाई से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। चाहे आख्यानों या चर्चाओं के माध्यम से, प्रफुल्ल का सृजनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण हर बातचीत में बुद्धि और प्रेरणा लाता है। प्रोफाइल देखें, संग्रहित करें। मई 2026, अप्रैल 2026, 33 मार्च 2026, 34 फरवरी 2026, 32 जनवरी 2026, 33 दिसंबर 2025, 32 नवंबर 2025, 31 अक्टूबर 2025, 32 सितंबर 2025, 37 अगस्त 2025, 35 जुलाई 2025, 34 जून 2025, 32 मई 2025, 30 अप्रैल 2025, 31 ज़्यादा दिखाएं, कम दिखाएं, बुरे बर्ताव की शिकायत करें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रफुल्ल के साथ ज्ञान की यात्रा में बने रहने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए कुछ नया।